नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट थियरी पढ़ाया जाता है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत प्रकार की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। तो इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। ये नोट्स मेरी खुद की हैंड राइटिंग का है, ताकि आप सिंपल सटीक साधारण भाषा में अपना रिवीजन कर सकें। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। देखिए कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है, प्रश्न कहाँ गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे होती है। मतलब एक रणनीति के माध्यम से, अगर इतने सारे माध्यम से आप मुझे एप्लीकेशन फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि प्रश्न कहाँ से आपको पुटअप होंगे, क्योंकि आप पूरी थियरी पढ़ रहे हैं, कंप्लीट नोट्स पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हैं, करंट को पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईमानदारी से अगर इन सभी कंटेंट को आप आप फॉलो करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें अगर जो कोर्स की वैलिडिटी की, तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन केस इन फ्यूचर में कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स वहां पे अवेलेबल होगा। कोर्स को परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिए, या किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर आ रहा है आपके सामने, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नीचे भी नंबर आ रहा है। आपको सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा, अर्थात टीआरई का बैच मिल जाएगा। आपको बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, ये सारे बैच मिल जाएंगे। सारे अलग अलग बैच है। मध्य प्रदेश में सेट की भी क्लास मिल जाएगी। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, D++ अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो आप बस ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं उसे ठीक से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी होगी तो मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि विदेशी व्यापार में सरकार के अहस्तक्षेप नीति कहलाती है। विदेशी व्यापार के परिप्रेक्ष्य में सरकार की अहस्तक्षेप नीति क्या कहलाती है, बेसिकली आपको ये बताना है। सो इजी सी बात है। देखिए, अगर जो विदेशी व्यापार की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करे, इसमें सरकार की अहस्तक्षेप नीति का मतलब क्या होता है। अहस्तक्षेप नीति का मतलब ये होता है कि सरकार किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा रही है, सरकार किसी भी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगा रही है, सरकार किसी भी प्रकार का कोटा या अभ्यंश निर्धारित नहीं कर रही है। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की जो बिक्री हो रही है
वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे हो रही है, अर्थात स्वतंत्र व्यापार हो रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विदेशी व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की नीति कहलाती है स्वतंत्र व्यापार। और स्वतंत्र व्यापार क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है और उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार आयातित और निर्यातित वस्तुओं पे ना ही प्रशुल्क लगाती है, ना ही कोटा निर्धारित करती है, ना ही अध्यंश निर्धारित करती है। तो हम कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जे वक्र प्रभाव का विदेशी विनिमय प्रबंध के क्षेत्र में क्या अर्थ है? और आज के सेशन को पूरा देखिएगा, आज बहुत खूबसूरत प्रश्न आपके सेशन में है, ठीक है? तो पूरा सेशन देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि जे वक्र प्रभाव की बात करें तो जे वक्र प्रभाव क्या बताता है? तो इजी सी बात है। अब देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग थियरी जरूर पढ़ा करिए। अगर जो आपने जे वक्र परिकल्पना को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जे वक्र परिकल्पना हमें ये बताता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो अवमूल्यन के कारण उस देश के भुगतान असंतुलन में वृद्धि होती है अल्पकाल में, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा कि जे वक्र परिकल्पना ये बताता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो अल्पकाल में उस देश के भुगतान असंतुलन में वृद्धि होती है, लेकिन दीर्घकाल में यह भुगतान असंतुलन की स्थिति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं कि अधिशेषण प्रेषण से पूर्व अवमूल्यन के बाद बीओपी में एक घाटा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पारंपरिक अर्थशास्त्रियों द्वारा विचार दिया गया उत्पादन का एकमात्र कारक क्या था? जैसे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पारंपरिक अर्थशास्त्री कौन है या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में? तो आप कहेंगे कि सर जी डेविड रिकार्डो साहब हैं, एडम स्मिथ साहब हैं, जेएस मिल साहब हैं। यही लोग तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं। और इन लोगों ने क्या कहा था भाई? इन लोगों ने कहा था कि उत्पादन का एकमात्र साधन जो होगा वो होगा श्रम, ठीक है? उत्पादन का एकमात्र साधन क्या होगा? श्रम होगा। जैसे अमूमन हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उत्पादन के उसमें 4 कारक होते हैं, लेकिन इन्होंने केवल और केवल एक ही बताया, वो श्रम को बताया। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? और पारस्परिक मांग सिद्धांत क्या बताता है, जिसे हम लोग प्रतिपूरक मांग भी कहते हैं? कमेंट करके बताइए कि ये क्या बताता है। तो देखिए, पारस्परिक मांग सिद्धांत या पारस्परिक मांग ये बताता है कि दो वस्तुओं के बीच संतुलन उस विनिमय के अनुपात पर निर्धारित होगा जिस पर प्रत्येक देश दूसरे देश से आयातित की जाने वाली वस्तु की मांग करेंगे। अर्थात भैया हम एक वस्तु का मांग कर रहे हैं और एक वस्तु का निर्यात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पारस्परिक मांग सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिए थे आपके जेएस मिल साहब ने। और जेएस मिल साहब ने क्या कहा था कि दो वस्तुओं के बीच संतुलन उस विनिमय दर के अनुपात पे निर्धारित होगा। दो वस्तुओं के बीच संतुलन उस विनिमय के अनुपात पे निर्धारित होगा जिस पर प्रत्येक देश द्वारा दूसरे देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग ठीक उतनी होगी जो एक दूसरे को भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र, उभयनिष्ठ बाह्य कर, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह तथा सरकारी और मौद्रिक नीतियों में एकीकरण की नीति के संबंध में समझौता कहलाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बताइए। सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करिए। सर्वेश कुमार जी, भगवंती जी, सुनीता जी, छोटेलाल जी, कविता देवी जी, नौसाद जी, ममता शर्मा जी, राजीव पाल जी, राजेश यादव जी, हरीश जी, ठीक है, सुनील जी,
प्रियांशु जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए। अब देखिए, इस प्रश्न को अगर जो आप समझेंगे तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र, मतलब दो देश ऐसे हैं जिनके मध्य मुक्त रूप से व्यापार हो रहा है, अर्थात सरकार के द्वारा कोई भी प्रशुल्क या कोटा या कोई भी कर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, उभयनिष्ठ बाह्य कर, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह होता है, मतलब एक देश दूसरे देश से पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह करता है, तथा सरकारी और मौद्रिक नीतियों में एकीकरण की नीति के संबंध में समझौता कहलाता है। तो ये होता है आपका आर्थिक संघ। ठीक है, आर्थिक संघ क्या करता है, तो आर्थिक संघ के अंतर्गत बहुत सारे देश होते हैं और वो आपस में मिल करके एक निश्चित दायरा सुनिश्चित करते हैं कि भैया हम आपके देश में व्यापार करने जाएंगे, आप हमारे देश में व्यापार करने आइएगा। कोई भी देश की सरकार किसी के ऊपर भी प्रशुल्क, कोटा या अभ्यंश निर्धारित नहीं करेगी। तो इसी प्रकार के संघ को आर्थिक संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जब पेपर में बैठिएगा तो ये जरूर देखिएगा कि सुमेलित दिया है कि नहीं दिया है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? अब परेशान ना होइएगा, जिन लोगों को ये प्रश्न नहीं आ रहे होंगे वो लोग थियरी की क्लास पढ़िएगा, है ना। थियरी की क्लास पढ़िएगा, क्योंकि जब एक बार आप थियरी को पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं कोई समस्या आपको होने वाली नहीं होगी। हाँ, बताइए क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सी बोल रहे हैं, विपत्तिकारी समृद्धि। विपत्तिकारी समृद्धि किसने दिया था? ये सैम्यूल्सन ने नहीं दिया था, ये जगदीश भगवती ने दिया था। जगदीश भगवती ने दिया था, जगदीश भगवती ने। और विपत्तिकारी समृद्धि का मतलब क्या होता है? तो विपत्तिकारी समृद्धि के अंतर्गत ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है जिसे जगदीश भगवती ने दिया था। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि जब कोई अल्प विकसित देश से व्यापार करता है तो उससे अल्प विकसित देश को नुकसान होता है, क्योंकि अल्प विकसित देश कच्चे माल का निर्यात करता है और एक समय ऐसा आता है जब अल्प विकसित देश के पास कच्चा माल भी खत्म हो जाता है, और जब कच्चा माल खत्म हो जाता है तो व्यापार की शर्त इस देश के विपरीत चली जाती है और ये देश क्या हो जाता है? दरिद्र हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है। ऐसा क्यों है भाई? जैसे आप देखते हैं ना कि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से व्यापार करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, अर्थात जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और अंतर क्षेत्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है कि जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से व्यापार करता है तो उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है, ऐसा क्यों है? तो देखिए भैया, हम क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करते हैं। तो जैसे हम लोग फलों का निर्यात भी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? फलों का निर्यात करते हैं, खाद्यान्न का निर्यात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो अपने देश के अंदर की बात करें तो एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी व्यापार होता है। जैसे आप लोग केला केला देखे होंगे मार्केट में, तो बहुत सारे केला जो हैं वो कहाँ से आते हैं? वो महाराष्ट्र से आते हैं, भूसावल से आते हैं। बहुत फेमस है कि ये भूसावल का केला है। उसी तरीके से अगर जो सेब की बात करें तो सेब जो है वो हिमाचल प्रदेश से आता है, जम्मू कश्मीर से आता है। ठीक है, आता है कि नहीं? ये सेब उत्तर प्रदेश में तो होता नहीं है। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार का मतलब जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से व्यापार करे। तो ये सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है। बात भैया बिल्कुल 100% ठीक है, ये बात आपकी 100% ठीक है। और कारकों की अगतिशीलता अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेष विशेषता नहीं होती है, ये भी बात सही है। सामान्य संतुलन का मूल्य सिद्धांत भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जब एक देश आयात शुल्क लगाता है तो देश का प्रस्ताव वक्र कैसा होगा? क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है कि नहीं है?
प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल और एजवर्थ ने दिया था। मार्शल और एजवर्थ ने दिया था। क्या हुआ? ठीक है, मार्शल और एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्र की बात की थी। और प्रस्ताव वक्र क्या होता है? प्रस्ताव वक्र क्या होता है, कोई कमेंट करके बताए। प्रस्ताव वक्र को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? मांग वक्र। मांग वक्र। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्ताव वक्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रस्ताव वक्र को मांग वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव वक्र को मांग वक्र भी कहते हैं, जो किसी देश की एक वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वह देश दूसरे देश की अन्य वस्तु के बदले देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, अर्थात प्रस्ताव वक्र क्या बताता है? प्रस्ताव वक्र को मांग वक्र भी कहते हैं, जो किसी देश की एक वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वह देश दूसरे देश की अन्य वस्तु के बदले देने को तैयार होता है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है कि हाँ, पहले ये देखिए कि जब देश आयात शुल्क लगाता है, आयात शुल्क लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो अक्ष जो निर्यात वस्तु का माप करता है, इससे क्या हो जाएगा, ये दूर खिसक जाएगा, क्योंकि आयात और निर्यात की ही तो बात होती है ना। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। ये स्टेटमेंट किसका है भाई? ये स्टेटमेंट किसका है, बताइए। ठीक है, तो दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो दिया था वो गुडसॉ कैसल साहब ने दिया था। और गुडसॉ कैसल साहब ने जो थियरी दी थी वो कौन सी थियरी दी थी? क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया था? तो गुडसॉ कैसल ने दिया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर रहेगा। जैसे दो देश की मुद्रा है, जैसे एक मान लीजिए अमेरिका की मुद्रा है और दूसरी दूसरी भारत की मुद्रा है। तो अगर जो आपको अमेरिका का $1 प्राप्त करना है तो आपको भारत का कितना देना पड़ेगा? 84 रुपए देना पड़ेगा लगभग लगभग। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि मार्शल लर्नर दशा के अनुसार विदेशी मुद्रा का बाजार स्थिर होने के लिए आयात मांग और निर्यात मांग की लोच का योग क्या होना चाहिए? अब ये देखिए, यहाँ पे अगर जो आप थियरी पढ़े होंगे तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। पहली तो ध्यान में चीजें आपको आनी चाहिए कि जब ई एक्स, पहली बात है, तीन बातें ध्यान में आनी चाहिए। मार्शल लर्नर शर्त ने अवमूल्यन के परिप्रेक्ष्य में तीन शर्त बताया था। पहला शर्त उन्होंने क्या बताया था कि जब ई एक्स प्लस ई एम, जब ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन 1 के होगा तो भुगतान संतुलन में सुधार होगा। भुगतान संतुलन में सुधार होगा। भुगतान संतुलन में क्या होगा? सुधार होगा। वहीं दूसरी बात बताई थी उन्होंने क्या, कि जब ई एक्स प्लस ई एम इज इक्वल टू 1 के होगा तब यहाँ पे क्या होगा? भुगतान संतुलन स्थिर होगा, स्थिर होगा। और तीसरी बात उन्होंने क्या बताई थी? तीसरी बात बताई थी कि ई एक्स प्लस ई एम जब लेस देन 1 के होगा तो इस परिप्रेक्ष्य में भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा। ठीक है, ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन को बताता है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को बताता है। तो बताइए भाई, ऑप्शन नंबर क्या आ रहे हैं? कितने सारे लोग गलत बोल रहे हैं? ये क्या पूछ रहा है?
ये पूछ रहा है कि मार्शल लर्नर के दशा के अनुसार विदेशी मुद्रा का बाजार स्थिर होने के लिए अर्थात स्थिरता वाली बात यही है ना, जहाँ पे ई एक्स प्लस ई एम क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ई एक्स प्लस ई एम ये क्या है, ये आयात मांग प्लस निर्यात मांग होता है। ई एक्स प्लस ई एम ये क्या दर्शाता है, ये आयात मांग और निर्यात मांग को बताता है। और यहाँ पे स्थिर होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ई एक्स प्लस ई एम इज इक्वल टू 1 वाला कंडीशन है, अर्थात जो दूसरा कंडीशन मैं आप लोगों को बताया हूँ। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही प्रश्नों के लिए मैं कहता हूँ कि आप थियरी पढ़िए। अगर अब बहुत सारे लोग को इसमें ई एक्स क्या है, ई एम क्या है नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार अगर जो आप ठीक से थियरी पढ़ लेंगे ना, तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते एक बार थियरी ठीक से पढ़ लीजिए। क्योंकि जो बच्चे पढ़े हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि इकोनॉमिक्स देखिए, एक बार अगर जो जम के पढ़ लिए तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको बार बार रिवीजन ही करना है। अब बाजार हो गया, मांग हो गया, एक बार दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, ऐसा नहीं है कि बार बार उसको आपको रिवीजन करना होगा। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता हो गया, अपूर्ण प्रतियोगिता हो गया, एकाधिकार हो गया, विभेदात्मक एकाधिकार मतलब एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार हो गया। एक बार अगर जो इसको समझ लिए, मांग को एक बार समझ लिए, मांग तालिका को एक बार समझ लिए, मार्शल लर्नर को समझ लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझ लिए, तो यार पूरा दिमाग में ये घूमता रहेगा, एक बार नहीं आजीवन घूमता रहेगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं क्या? सी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? तो देखिए, शून्य व्यापार संतुलन मूल्य से ऊपर एक वस्तु को अतिरिक्त आपूर्ति एक देश की क्या प्रदान करती है? तो ये अतिरिक्त आपूर्ति वस्तु की निर्यात की आपूर्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा कि शून्य व्यापार संतुलन मूल्य से ऊपर एक वस्तु की अतिरिक्त आपूर्ति एक देश को वस्तु की निर्यात आपूर्ति प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक लाभ की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्तमान संसाधनों की वितरणात्मक क्षमता में सुधार लाता है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार समृद्धि का इंजन है। क्या ये एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है? तो बता दीजिए भाई। क्या उत्तर आ रहा है? तो अब इजी सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है, ना ही कंफ्यूज होना है और ना ही गलत करना है। ये वाली बात अगर जो करें कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था कि दो देश तुलनात्मक लागतों में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समृद्धि का इंजन है, तो ये बात किसने कही थी? तो हैबरलर ने कही थी कि नहीं कही थी? तो ऐसी स्थिति में ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, है ना। सो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया था। क्या कहा था कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों की उत्पादन लागत में भिन्नता पाई जाती है। वहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समृद्धि का इंजन बताया था किसने? हैबरलर ने। कहा था कि देखिए, जब एक देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, दूसरे देश से व्यापार करता है, तो उस देश की समृद्धि में बेहतरी होती है, वृद्धि होती है। तो बात ये दोनों ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। सो ऑप्शन नंबर बी अगला है कि उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा में हो सकती है। क्या ये बात सही है? और संसाधन विशेषीकृत नहीं है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के इनका प्रतिस्थापन किया जा सकता है। चलिए भाई बताइए। अब उत्पादन संभावना वक्र अगर जो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। अब उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत 3 प्रकार की दशाएं होती हैं। ठीक है, 3 दशाएं होती है उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत। उत्पादन संभावना वक्र जो है इसकी 3 अवस्था होती है या 3 स्थिति होती है। पहली अवस्था क्या होती है? तो पहली अवस्था होती है
जब उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है, अर्थात कुछ ऐसा होता है पहली कंडीशन में, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। ये आईपीसी होता है ना, आईपीसी अर्थात समान लागत की स्थिति यहाँ पे होती है, समान लागत स्थिति यहाँ पे क्या होती है, समान लागत की स्थिति होती है। दूसरी अवस्था क्या होती है, दूसरी अवस्था उन्नतोत्तर उत्पादन संभावना वक्र, दूसरी क्या होती है, उन्नतोत्तर उत्पादन संभावना वक्र। ये कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है, ये कैसा होता है, यहाँ पे गिरती हुई लागत की स्थिति होती है, गिरती लागत की स्थिति होती है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, नतोत्तर उत्पादन संभावना वक्र, नतोत्तर उत्पादन संभावना वक्र। ये क्या होता है, नतोत्तर उत्पादन संभावना वक्र। और ये क्या होती है, बढ़ती हुई लागत की स्थिति होती है, बढ़ती लागत स्थिति, बढ़ती लागत की स्थिति होती है। तो देखिए पहली कंडीशन, जब उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा में होती है तो समान लागत की स्थिति होती है, और जब उत्पादन संभावना वक्र गिरता हुआ होता है तब उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है, नतोत्तर होता है। और तीसरा होता है उन्नतोत्तर होता है। और तीसरा होता है जहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र नतोत्तर होता है, ये बढ़ती लागत की स्थिति में देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि उत्पादन संभावना सीमा वक्र एक सीधी रेखा में हो सकती है, अर्थात ये पहली कंडीशन है जो मैंने आपको अभी बताया है, और संसाधन विभेदीकृत नहीं होता है, और बिना किसी अतिरिक्त लागत के इसका प्रतिस्थापन किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर जो आप थियरी को ठीक से पढ़ेंगे तो पता होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता होगा। सो ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए एप्लीकेशन पे कंप्लीट थियरी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट वहाँ पे थियरी पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे खुद लिखते रहिए। बहुत सारे बच्चे लिखने से कतराते हैं, आप लिखने से कतराएंगे तो कैसे मामला ठीक चलेगा, जितने लिखेंगे उतने और अच्छे से तैयार करेंगे। एक बार अगर जो पूरे सिलेबस को आप लिख लिए ना तो 70 से 80% चीजें तो आपकी वैसी ही तैयार हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा एक एक दो पन्ना रोज लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। फिर आपको वहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, गलती को पहचानिए, सुधार करिए। प्रीवियस ईयर दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछ जाते हैं और करंट आपको करवाया जाता है, मतलब सब कुछ कवर कराया जा रहा है। आप मुझे एप्लीकेशन पे ठीक से फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये बात कब की है, 76 की बात है, जब एडम स्मिथ साहब ने अदृश्य हाथ की बात की थी। ठीक है, और अदृश्य हाथ के अंतर्गत इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित में कार्य करता है तो लाभ प्राप्त करता है। सो ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का अंतिम प्रभाव यह होता है कि एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति यदि वह अपने हित में कार्य करता है तभी वो लाभ प्राप्त कर पाता है। अगला कि मेल्टीज द्वारा विकसित नए व्यापार सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट निहितार्थ नए व्यापार सिद्धांत से भिन्न है। चलिए भाई, आज बहुत खूबसूरत सा सेशन है और आज बहुत सारे लोग एब्सेंट दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आज छुट्टी पे दिख रहे हैं, क्लास में संख्या कम है, बट कोई बात नहीं। आज एक त्योहार भी है जिसे हम लोग तीज के नाम से जानते हैं, है ना। और इसमें जो महिलाएं होती हैं
वो अपने पति के लिए व्रत रहती है, बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। शायद इसमें पानी भी नहीं पीना होता है और कुछ खाना भी नहीं होता है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, कोई है? चलिए भाई, कौन है व्रत? बहुत लोग होंगे, कुछ करवा चौथ मनाते होंगे, जो करवा चौथ मनाता है वो तीज नहीं मनाता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ हाँ, ये बहुत कठिन व्रत होता है, बहुत कठिन होता है, पानी भी नहीं पीना होता है, कुछ खाना भी नहीं होता है। चलिए, और आज के दिन खास करके जो पुरुष होते हैं वो थोड़ी सी दूरी ही बनाए रखते हैं, क्योंकि व्रत का माहौल रहता है। और वैसे ही क्या होता है कि महिलाओं का जो बीपी होता है वो थोड़ा बहुत हाई होता है, बिना कुछ खाए पिए बेचारी रहती हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का, 24 घंटे, पूरे एक दिन का होता है। चलिए, क्लास पे आते हैं। पूरे एक दिन का होता है, 24 घंटे का। तो देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेल्टीज द्वारा विकसित नए व्यापार सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट नियतार्थ नए व्यापार सिद्धांत से भिन्न होता है? तो देखिए, मेल्टीज के द्वारा विकसित नए व्यापार सिद्धांत के अनुसार व्यापार से औसत उत्पादकता में वृद्धि होती है। मेल्टीज का जो सिद्धांत ये कहता है वो ये कहता है कि जब कोई देश व्यापार करता है तो व्यापार करने के कारण उस देश की उत्पादकता में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है भैया कि जब आप व्यापार करेंगे तो आपके देश में उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि क्यों ऐसा होगा? क्योंकि नए फर्मों का क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कि व्यापार में औसत उत्पादकता में वृद्धि होती है क्योंकि अधिक उत्पादक फर्मों का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, अगला है अगला है कि एडम स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया? चलिए भाई, एडम स्मिथ साहब ने किसका समर्थन किया? किसका समर्थन किया एडम स्मिथ ने? ठीक, डी बोल रहे हैं। तो एडम स्मिथ साहब ने क्या बोला सर? एडम स्मिथ साहब ने अपने सिद्धांत में कहा कि मुक्त अर्थव्यवस्था है, अर्थात एक देश दूसरे देश से आसानी से व्यापार कर रहा है, इसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है। मुक्त व्यापार नीति अदृश्य हाथ की बात करते ही है और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार हो ही जाएगा जब मुक्त अर्थव्यवस्था होगी। सो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला, कि निम्नलिखित अवधारणा पर विचार करिए और विचार करके बताइए कि निम्नलिखित में से किसे हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के निष्कर्षों का अपवाद माना जा सकता है? क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए, जब पेपर में बैठिएगा पेपर देने, एक एक बातें आप लोगों को मैं बताता हूँ, गलती मत करिएगा। जब ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो आपको ये नीचे वाला टर्म थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, है ना। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित अवधारणाओं पर विचार करिए और फिर बताइए कि निम्नलिखित में से किसे हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के निष्कर्ष का अपवाद माना गया है ना। हम्म, नहीं, हाँ ठीक है। तो अब देखिए, हेक्सर-ओहलिन की बात करें तो हेक्सर-ओहलिन की बात करें तो हेक्सर-ओहलिन ने क्या कहा था? कहा था कि दो देश साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया कि उत्पादन के दो साधन हैं, एक होता है श्रम और दूसरा होता है पूंजी। तो जिस देश के पास पूंजी ज्यादा मात्रा में है वो पूंजी प्रधान वस्तु का उत्पादन करके निर्यात करेगा, और जिस देश के पास श्रम ज्यादा है वो श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करेगा। हेक्सर-ओहलिन ने क्या कहा था कि दो देश साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं और दोनों देश में उत्पादन के दो साधन हैं और वो दो ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, 2x2 मॉडल कहा जाता है। और उत्पादन के कौन कौन से साधन है? एक श्रम है और दूसरा पूंजी है।
तो हेक्टर वोलिन ने कहा कि जिस देश में पूंजी ज्यादा है वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करेगा, और जिस देश में श्रम ज्यादा है वो श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करेगा। लेकिन जब लियोनतीफ साहब आते हैं तो लियोनतीफ साहब अमेरिका की अर्थव्यवस्था का परीक्षण करते हैं, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का जब परीक्षण करते हैं तो वो ये देखते हैं कि अमेरिका में तो पूंजी ज्यादा है लेकिन फिर भी अमेरिका पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है और श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। इसे ही लियोनतीफ विरोधाभास या लियोनतीफ पैराडॉक्स कहा गया, और यही बात लिंडन परिकल्पना में भी कही गई। तो ये दोनों ए और बी, ए पहला और दूसरा दोनों क्या है, अपवाद है। अगला कि अभिकथन और तर्क, फिर से अभिकथन आ गया और तर्क आ गया। आने वाले समय में इस प्रकार के प्रश्नों का वेटेज आपकी परीक्षा में बढ़ने वाला है। सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। कुमारी सुंदरी जी, चंद्रजीत यादव जी, भवानी शंकर जी, ललिता जी, प्रियांशु जी, जग्गू जी, राजेश यादव जी, ज्योति चौरसिया जी, कुश जी, अनुराधा वर्मा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, ललिता साकी जी, जग्गू जी, कैलाश माली जी, सभी लोगों से निवेदन है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, फिर भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। भैया आप लोग इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो व्यापार की, चलिए पहले बताइए, व्यापार की आय शर्तों में सुधार होना आयात की क्षमता में वृद्धि का सूचक है। अब आय व्यापार शर्त की अवधारणा किसने दिया था, बताएंगे, बताइए कमेंट करके। आय व्यापार शर्त, आय व्यापार शर्त की परिकल्पना किसने दिया था, तो आय व्यापार शर्त की बात जो की थी वो डोरेंस ने किया था, डोरेंस ने किया था। अब यहाँ पे 7 प्रकार के व्यापार शर्तों को आपको पढ़ना होता है, ठीक है, कमेंट करके बताइए कौन कौन से 7 प्रकार के व्यापार शर्त आपको पढ़ने होते हैं, कमेंट करके बताइए कौन कौन। ठीक है, तो व्यापार की आय शर्त को आयात करने की क्षमता कहा जाता है। इस शर्त का विकास किसने किया, डोरेंस ने किया, और ये सिद्धांत क्या बताता है कि व्यापार की शर्त में सुधार होने से आयात की क्षमता में वृद्धि होगी। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। व्यापार की सतह वस्तु विनिमय शर्तों से आयात की मात्रा से गुणा करके व्यापार की शर्त, नहीं गुणा नहीं किया जाता, भाग किया जाता है, भाग किया जाता है। और व्यापार की शर्त का फॉर्मूला क्या होता है, Px/Pm इंटू Qx। व्यापार शर्त का फार्मूला यही होता है ना, जिसमें ये निर्यात है, ये आयात है। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पाटन या डंपिंग का अभिप्राय क्या है, क्या होगा भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पाटन डंपिंग क्या होगा, बच्चों वाला प्रश्न है। अब देखिए, पाटन या डंपिंग का मतलब क्या होता है, जिसे राशि पातन भी कहा जाता है, जिसे राशि पातन भी कहा जाता है। राशि पातन, डंपिंग या पाटन, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने देश में निर्मित वस्तुओं को विदेशी मार्केट में सस्ता बेचना चाहते हैं, और इसके लिए आप क्या कर देते हैं, अपने वस्तु को सस्ता कर देते हैं, अपने वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप सस्ता बेचते हैं। और इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपके घरेलू अर्थव्यवस्था में जितनी इन वस्तु की मांग है उससे ज्यादा आप क्या कर दे रहे हैं, उत्पादन कर दे रहे हैं, अर्थात पूर्ति कर दे रहे हैं। तो इसलिए अतिरिक्त वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप खपाना चाहेंगे सस्ती कीमतों पर बेच करके। और दूसरा कारण ये होता है कि आप अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। जैसे कि चीन ये करता है, चीन क्या करता है, जानबूझ के अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता बेचता है, ताकि एक बार लोग क्या हो जाएंगे, इन वस्तुओं को यूज करने के एडिक्ट हो जाएंगे, तो वो बार बार यही खरीदेंगे। जैसे देखते हैं ना कि चीन की
चाइनीज फोन भारत में आके 500 रुपये में बिकता है, लेकिन भारतीय फोन 500 रुपये में नहीं बिकता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने आप को स्थापित करने के लिए भी ऐसा काम किया जाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि किसी वस्तु को विदेशों में सस्ती और घरेलू बाजार में महंगी बेचना। ऑप्शन नंबर बी। अगला, व्यापार की शर्त का आशय निम्नलिखित में से किससे है? व्यापार की शर्त का आशय निम्नलिखित में से किससे है भाई, बताइए। तो व्यापार की शर्त क्या बताता है? तो व्यापार की शर्त उस दर को बताता है जिस पर एक देश की वस्तु दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है। व्यापार की शर्त क्या बताता है? व्यापार की शर्त ये बताता है कि व्यापार की शर्त उस दर को बताता है जिस पर व्यापार की शर्त उस दर को बताता है जिस दर पर एक देश की वस्तु का दूसरे देश में विनिमय होता है। और व्यापार की शर्त की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्यापार की शर्त का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आयात का कुल मूल्य, आयात का कुल मूल्य अपान निर्यात का कुल मूल्य, निर्यात का कुल मूल्य। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि भारत 100 रुपए की वस्तु को आयात कर रहा है, भारत 100 रुपए की वस्तु को आयात कर रहा है और 80 रुपए की वस्तु को निर्यात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के पक्ष में व्यापार की शर्त होगी कि भारत के विपक्ष में अर्थात भारत के प्रतिकूल व्यापार की शर्त होगी। सभी लोग कमेंट करके बताइए। और व्यापार की शर्त की बात करें तो 7 प्रकार की व्यापार शर्तों को पढ़ना पड़ता है। व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त पहला क्या होता है? लिख दें, आप लोग लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिए, सातों लिख लीजिए और पढ़ लीजिएगा सेपरेट करके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले अगर जो इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि निर्यात और आयात कीमतों के बीच अनुपात, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर जो हम 100 रुपए का आयात कर रहे हैं, 80 रुपए का निर्यात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्टिल हम विदेशी मुद्रा को ज्यादा त्याग रहे हैं और विदेशी मुद्रा कम प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब कि व्यापार की शर्त हमारे पक्ष में नहीं है। तो व्यापार की शर्त, 7 प्रकार के व्यापार की शर्तों को आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है, जिसमें पहला होता है आपका व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त। किसने दिया था व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त? मैं लिख रहा हूं, एक एक करके सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त, ये किसने दिया था? विनिमय शर्त ये किसने दिया था? कमेंट करके बताइए। दूसरा इसमें आपको पढ़ना होता है सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त, सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त। तीसरा इसमें आपको पढ़ना होता है आय व्यापार शर्त, जो डोरेंस ने दिया था, आय व्यापार शर्त। चौथा इसमें आपको व्यापार शर्त में क्या पढ़ना होता है? चौथा आपको पढ़ना होता है व्यापार की एकल घटकीय शर्त, एकल घटकीय शर्त। पांचवा आपको इसमें व्यापार की शर्त में क्या पढ़ना पड़ता है? व्यापार की द्विघटकीय शर्त, द्विघटकीय शर्त। लिख लीजिए कापी पेन पास में रख के। छठा क्या आपको पढ़ना होता है? व्यापार की वास्तविक लागत शर्त, वास्तविक लागत शर्त। और सातवां और अंतिम इसमें आपको पढ़ना होता है व्यापार की उपयोगी शर्त, व्यापार की उपयोगी शर्त। ठीक है, ये 7 आपको पढ़ना होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये 7 आपको पढ़ना होगा, है ना। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। एक प्रश्न आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं यहाँ से बन ही जाता है। लाइक शेयर करते रहा करिए भैया। कितने सारे लोग
पढ़ रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आपूर्ति पक्ष की बात करें तो आपूर्ति पक्ष को किसने प्रस्तुत किया था? तो आपूर्ति पक्ष की बात डेविड रिकार्डो साहब ही करते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मांग पक्ष की बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल और एजवर्ड साहब ने मांग पक्ष की बात की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की औसत लागत हैबरलर ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वास्तविक लागत जो दिया था वो वास्टवेल एवं अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। सो आई होप कि आपने सुमेलित कर लिया होगा। अगला, इस टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय के अनुसार राष्ट्र द्वारा अध्यारोपित प्रशुल्क द्वारा देश की वास्तविक आय में निम्नलिखित में से क्या होगा? थोड़ा आराम से करिए, लाइक शेयर करते रहा करिए भैया। आप लोग इतने सारे लोग हैं, क्यों लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लास आपकी है, हाँ, क्लास आप ही की है ना, तो लाइक शेयर किया करिए। चलिए, बार बार मुझे कहना पड़ता है, फिर भी जितने लोग क्लास देखते हैं उतना लाइक नहीं करते हैं। जब आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको मेरी बहुत याद आएगी। कहेंगे कि एक सर थे लाइव स्टडी इलाहाबाद पे, वो रोज शाम को चले आते थे और खूब प्रैक्टिस कराते थे। इतना प्रैक्टिस कराते थे कि इकोनॉमिक्स रट गया था। तो जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक बस चल रहा है चीज़, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन आपको मेरी बहुत याद आएगी। तो थोड़ा लाइक शेयर करते रहा करिए। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा तैयार हूँ। तब तक हूँ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बशर्ते आप खूब मेहनत से पढ़िए तो सही, जितना कंटेंट दिया जा रहा है उसको पढ़िए तो सही, एप्लीकेशन पे जितना दिया जा रहा है उसे फॉलो करिए, यूट्यूब पे जितना दिया जा रहा है उसे फॉलो करिए। कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई? सब कुछ कवर होगा, परेशान ना होइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? और देखिए, मास्टर वही सही जो आपको जिंदगी की हर पहलुओं के बारे में बताए। जैसे आपकी जिंदगी में बहुत सारे टीचर आए होंगे, गए होंगे, लेकिन एक दो टीचर जरूर ऐसे होंगे जो जिनकी आपको याद आती होगी कि यार उन्होंने ऐसा कहा था, वो बहुत अच्छे थे। मतलब जो हमेशा आपको ज्ञान के अलावा भी जिंदगी को कैसे सरवाइव करना है, जिंदगी को कैसे जीना होता है, वो भी वो बताते हैं। और ऐसे जो शिक्षक होते हैं ना, वो हमेशा छात्र के ऊपर क्या डालते हैं? इम्पैक्ट डालते हैं, और वो छात्र उनसे पूरी जिंदगी भर मोटिवेटेड होता है, भले से वो शिक्षक के टच में हो चाहे ना हो। चलिए, हमारे बहुत सारे 2-3 टीचर ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि लगता है कि यार वो शिक्षक हमें मिले, हमारी जिंदगी थोड़ी सी अलग हो गई है ना, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय। क्या उत्तर आ रहा है? कि स्टोफलर सैमुअल्सन प्रमेय के अनुसार राष्ट्र द्वारा अध्यारोपित प्रशुल्क द्वारा देश की वास्तविक आय में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो स्टोफलर सैमुअल्सन को पढ़ेंगे तो कहते हैं स्टोफलर सैमुअल्सन साहब कि देखिए, अगर राष्ट्र द्वारा कोई प्रशुल्क लगाया जाएगा, अगर जो राष्ट्र के द्वारा कोई प्रशुल्क लगाया जाएगा, तो जब प्रशुल्क लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो दुर्लभ साधन की आय क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि स्टोपलर सैमुअल्सन। अब पढ़ेंगे ये थियरी तभी समझ में आएगा, ये नॉर्मल सी बात नहीं है। स्टोपलर सैमुअल्सन ने ये बात कही थी कि स्टोपलर सैमुअल्सन प्रमेय के अनुसार राष्ट्र द्वारा अध्यारोपित प्रशुल्क द्वारा देश की वास्तविक आय में निम्नलिखित में से क्या होता है? दुर्लभ साधन की आय बढ़ जाती है। अब यहाँ पे थियरी पढ़नी जरूरी है। अगला, ये अर्थव्यवस्था में अंतर क्षेत्रीय व्यापार शर्त का संबंध किससे है? किससे भाई? बताइए। और देखो, एक बात मैं बता दूं, जितने भी आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, सब सफल होगे। सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप टीचर ही बन जाए। सफलता का मतलब ये होता है कि आपके पास ज्ञान है। जब तक मंच नहीं मिल रहा है तब तक मेहनत करते रहिए। जिस दिन या तो नौकरी मिल गई और नहीं तो जिस दिन मंच मिल जाएगा, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, आप जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे।
बहुत सुंदर करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, बशर्ते आपकी मेहनत जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। एक बार अगर जो आपने जिंदगी में मेहनत किया है ना, तो जिंदगी में जरूर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बशर्ते लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है? अंतर अर्थव्यवस्था में अंतर क्षेत्रीय व्यापार शर्त का संबंध किससे है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं क्या कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार का मतलब ये हो गया कि जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से व्यापार करे तो उसे ही तो अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं किसानों द्वारा दी गई और प्राप्त की गई कीमत का अनुपात, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2, एक प्रश्न पक्का, कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर दीजिएगा, चाहे किसी भी राज्य का, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं का भी दीजिएगा पेपर, एक प्रश्न आएगा यहाँ से। उत्तर प्रदेश में तो 2 ठो आएगा। क्या उत्तर होगा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। ठीक है, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो साहब कहाँ पे हैं भाई? देखिए, पेपर में जब आप बैठिएगा ना पेपर देने, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से मिलान शुरू करिएगा। ये देखिएगा कि कौन आपको सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे से आता है। तो जैसे सबको पता होगा, बच्चों वाली बात है, अगर जो आपने जिंदगी में कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था। औसत लागत के सिद्धांत की अगर जो बात करें तो आपको पता ही होगा कि हैबरलर ने दिया। फिर सबसे आसान ये है, हैबरलर है। फिर उसके बाद निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत सभी लोगों को पता होगा, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया। और फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत हेक्सरोलिन ने दिया। आई होप कि सभी लोग मिला रहे होंगे। अगला, विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलाभकारी क्या है? अब जब आप पेपर देने बैठेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको लाभकारी पढ़ लेंगे, इसको लाभकारी पढ़ लेंगे, लाभकारी नहीं, अलाभकारी, मतलब जो लाभदायक ना हो, है ना? बताइए क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं? कि विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलाभकारी क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी बोल रहे हैं क्या? अच्छा भाई, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात और विनिर्मित वस्तुओं का आयात, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बात है, बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आएगा कि अलाभकारी, विकासशील देशों के लिए अलाभकारी ये होता है कि आप प्राथमिक वस्तु का निर्यात करें। जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत के पास क्या थे? प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे देश में 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो भारत के जो संसाधन थे उनको उन्होंने क्या कर लिया? लूट लिया। ठीक है, उसे ब्रिटेन भेज देते थे, और उसी संसाधन का प्रयोग करके वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और वस्तु का निर्माण करके अलग अलग देशों में बेच करके दिन दुगुना रात चौगुना वो लाभ कमाते थे। तो प्राथमिक वस्तु का निर्यात अगर जो कोई भी विकासशील राष्ट्र करेगा, तो प्राथमिक वस्तु मतलब कच्चे माल जो कृषि से संबंधित है, और कच्चे माल का निर्यात अगर जो आप निरंतर करते रहेंगे, कच्चे माल का निर्यात अगर जो आप निरंतर करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके देश में कच्चे माल समाप्त हो जाएंगे। और जब कच्चे माल समाप्त हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके देश में क्या हो जाएगा? फिर आपका देश दिवालिया बनने के निकट आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण, चलिए बताइए।
क्या उत्तर आ रहा है भाई? अभिकथन और कारण। और जिंदगी में देखिए, एक गुरु और एक माता पिता, ये दो तीन लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं ना, जिससे आपकी जिंदगी डिसाइड होती है कि आप कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे। अगर माता पिता आपको फैसिलिटी न दें तो आप चाह के भी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। सपोर्ट चाहिए होता ना। तो माता पिता और गुरु, गुरु आपको क्या करता है, रास्ता दिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। माता पिता भी गुरु होते हैं। तो ये दो तीन लोग जो होते हैं ना जिंदगी में, यही इन्हीं लोगों पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में क्या करने वाले हैं। उसके बाद आपकी अपनी खुद की मेहनत होती है। आप उसके बाद अपना खुद जितना मेहनत करते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अभिकथन और कारण कि बहुत से विकासशील देशों का यह तर्क है कि श्रम मानक मुक्त व्यापार में बाधा बनते हैं और उनका प्रतियोगी लाभ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सस्ता श्रम है। थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, इसको कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। आप देखिए, बहुत से विकासशील देशों का यह तर्क है कि श्रम मानक मुक्त व्यापार में बाधा बनते हैं। ये बात तो भैया बिल्कुल ठीक है। जैसे देखते हैं ना कि भारत के जो श्रमिक होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं, वो हांगकांग जाते हैं, वो सिंगापुर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सऊदी जाते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उतने में काम नहीं कर पाएंगे जितने भारतीय जाके कर देंगे। अगर कोई भारतीय है और उसे $10 भी पूरा दिन भर का मिल रहा है तो वो काम करना चाहेगा, लेकिन अमेरिका का व्यक्ति $10 में पूरा दिन भर काम नहीं करेगा। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसका प्रतियोगी लाभ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सस्ता श्रम है, वही तो मैं आपको बता रहा था। तो बात तो भैया ये दोनों ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर, सॉरी, हाँ, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादन के कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, अगर जो आपने अच्छे से इकोनॉमिक्स को एक क्रम से पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आप कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे, इजी सी बात है। अगर जो आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो सबसे पहले बात आती है एडम स्मिथ साहब की। और एडम स्मिथ साहब क्या करते हैं, निरपेक्ष लागत का सिद्धांत देते हैं। एडम स्मिथ साहब, इनकी पुस्तक कब आती है, 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें निरपेक्ष लागत का सिद्धांत देते हैं। उसके बाद आते हैं डेविड रिकार्डो साहब। रिकार्डो साहब तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत लेकर के आते हैं। और ये तुलनात्मक लाभ सिद्धांत कब लेके आते हैं, 1876 में लेकर के आते हैं। सॉरी, 1870 में लेके आते हैं, 1817 में आते हैं। उसके बाद आते हैं साधन प्रचुरता का सिद्धांत, जो हैक्सर ने दिया था, हैक्सर ओलिन ने दिया था। किसने दिया था, हैक्सर ओलिन ने दिया था। वो कब दिया था, वो दिया था 1919 में, 1919 में। और सबसे अंत में आते हैं लियोनतिफ साहब, ये 1951 में, 1951 में, 51 में। अब देखिए, कॉमन सेंस लगाइएगा पेपर में, क्योंकि देखिए साधन प्रचुरता सिद्धांत हैक्सर ओलिन ने दिया था और ओहलिन की ही सत्यता की जांच लियोनतिफ ने किया था। तो तीसरे के बाद चौथा होगा। और एडम स्मिथ सबसे पहले आते हैं और एडम स्मिथ साहब के बाद डेविड रिकार्डो आते हैं, तो दूसरे के बाद पहला होगा। सो इसका मतलब कि जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि सर जी सबसे पहले एडम स्मिथ आते हैं, उसके बाद डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, उसके बाद आपके हैक्सर ओलिन साहब आते हैं और फिर अंत में आते हैं लियोनतिफ साहब। सो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया।
अभी तो इसको बार बार देखा जा रहा है ना, कितनी बार देखा जाएगा हैबरलर। अगला, किस व्यापार की एकल कारक शर्त किसके द्वारा दी गई? क्या उत्तर आ रहा है? और जो लोग भी अभी तक हमें लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार पूरे कंटेंट दिए जा रहे हैं सिंपल सटीक साधारण भाषा में। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, मैं ही पढ़ाता हूँ बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में। एक बार थियरी पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फिर बाद में कोई समस्या होने वाली नहीं है। आपको थियरी पढ़ाई जाती है, इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करिए। टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, गलती को पहचानिए, उसमें सुधार करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी कराई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो व्यापार की एकल शर्त किसने दिया था? कमेंट करके बताइए कि व्यापार की एकल शर्त किसने दिया था। तो व्यापार की एकल शर्त दिया था वाइनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था व्यापार की एकल शर्त? प्रोफेसर वाइनर के द्वारा दिया गया था। और इसकी गणना के लिए व्यापार की वस्तु शर्त, व्यापार की, सॉरी क्या हुआ, ठीक है, तो इसकी गणना के लिए व्यापार की वस्तु शर्तों के सूचक को घरेलू उद्योगों की उत्पादकता परिवर्तनों के सूचकांक से क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि पी एक्स अपान पी एम इंटू क्यू एक्स, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अगला, कथन और कारण। कथन और कारण आज तो ये साथ छोड़ ही नहीं रहा है। बहुत सारे प्रश्न कथन और कारण से आ रहे हैं, बट ठीक है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का वेटेज आपके पेपर में बढ़ने वाला है। कोई कह रहा है कि हमको इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं समझ में आता है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या है भाई? क्या है सिलेबस में? आपका मांग से शुरू होता है, आप मांग को पढ़ते हैं, मांग की हर प्रकार की अवधारणाओं को पढ़ते हैं, फिर बाजार में एंट्री कर जाते हैं, बाजार को पढ़ते हैं, फिर आप रोजगार सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आप बहुत प्रकार के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, फिर आप यहाँ पे चले आते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग में चले आते हैं, इसमें पूरा मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत और बैंकों के बारे में पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सारे अर्थशास्त्रियों को पढ़ते हैं जहाँ डेविड रिकार्डो, हैबरलर, एडम स्मिथ, उसके बाद आप कितने सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चले आते हैं, उसके बाद विदेशी विनिमय में चले आते हैं। आसान है यार, सब घूमना चाहिए। अगर ठीक से पढ़े नहीं होंगे तभी आपको सिलेबस नहीं समझ में आता है। बच्चों वाली बात है भाई, इकोनॉमिक्स बच्चों वाली बात है, बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत से पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है कि राष्ट्रों में उन्मुक्त व्यापार विश्व उत्पादन एवं आय में वृद्धि करता है। ठीक है, हाँ, और कोई? अल्प विकसित देश व्यापार से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं करते। क्या उत्तर है? ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रों में उन्मुक्त व्यापार विश्व उत्पादन एवं आय में वृद्धि करता है। जैसे देखिए, दो देश
जब व्यापार करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका को निर्यात करेंगे, चीन को निर्यात करेंगे, रूस को निर्यात करेंगे, तो भैया निर्यात करने के लिए हमें अपने देश की उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा ना, अर्थात उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा ना। और जब हम निर्यात करेंगे, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो हमें लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त होगा इसका मतलब कि हमारी आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। देयर इज नो डाउट। ठीक है। उसके बाद अल्प विकसित देश व्यापार में समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं करते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो हाँ भैया, बात बिल्कुल ठीक है। जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, जब विकसित देश से व्यापार करते हैं तो इससे अल्प विकसित देश को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये दोनों बातें क्या हैं, एक दूसरे को डिस्क्राइब नहीं कर रही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगला, आयात की औसत प्रवृत्ति का फार्मूला बताइए। आयात की औसत प्रवृत्ति का फार्मूला बताइए। कोई कह रहा है कि कोई टॉपर है यहाँ पे? हाँ हाँ भाई, ठीक है। दो चार टॉपर भी होने चाहिए अपने क्लास में। दो चार बदमाश भी हैं, दो चार टॉपर भी हैं। ठीक। लेकिन टॉपर तब तक नहीं समझना चाहिए जब तक नौकरी ना मिल जाए। नौकरी के रिजल्ट में जब टॉप कर जाए तभी टॉपर समझिए। क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी लोग। तो आयात की औसत प्रवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, कुल आयात अपान समग्र राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अति उत्साह और अति कॉन्फिडेंस में आकर के क्या कर देते हैं, अपनी जिंदगी को गड़बड़ा लेते हैं। जैसे मैं प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में बहुत लंबा रहा हूँ, 12-14 साल से मैं यहीं पे हूँ। और मैं ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिनको पूरा भूगोल याद है, जिनको पूरा इतिहास याद है, जिनको पूरा मतलब पूरा सब्जेक्ट उनको याद है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अति उत्साहित हैं। कुछ लक फैक्टर भी होते हैं। ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। प्रयागराज में तो बहुत ज्ञानी है, पूरा किताबिया किताबिया रट के बैठे हैं, है ना। उनसे बस पूछ दीजिए कि पेज नंबर 67 पे क्या है, वो बता देंगे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? आगत निर्गत मॉडल किसने दिया था? लियोनतिफ साहब ने दिया था। कहाँ पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है। व्यापार की शर्त अभी बार बार बता रहा हूँ, डोरेन साहब। कहाँ पे हैं? तीसरे नंबर पे हैं। क्रय शक्ति क्षमता, गुडसाव कैसल साहब। और तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि, अमर्त्य सेन। अगला, लाइक शेयर सभी लोग करते रहा करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है, पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र व्यापार से सुमेलित है? तो स्वतंत्र व्यापार क्या होता है? तो स्वतंत्र व्यापार का मतलब होता है कि ऐसा जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे और कोई भी सरकार आयातित और निर्यातित वस्तुओं के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रशुल्क न लगाए, तो उसे ही तो हम स्वतंत्र व्यापार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रशुल्क का अभाव। तो निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र व्यापार से सुमेलित है? तो स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत प्रशुल्क देखने को नहीं मिलता है, अभाव पाया जाता है। अगला, कि निम्न में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हैक्सर रोलिन सिद्धांत की मान्यता नहीं है? अब हैक्सर रोलिन सिद्धांत की बात करेंगे तो ये 2 × 2 × 2 मॉडल है।
दो देश हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, 2x2 मॉडल है। उसके बाद वस्तु और साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि उत्पादन के दो साधन होता है, ठीक है, एक श्रम और दूसरा पूंजी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि डी सर तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन होता है, नहीं, तकनीकी ज्ञान को इन्होंने स्थिर माना था, तकनीक को इन्होंने क्या माना था, स्थिर माना था। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने यह तर्क दिया कि विकसित देश के साथ व्यापार करने से विकासशील देश के लिए व्यापार शर्त विपरीत प्रभावित होती है। अरे मैं भी कोई मशीन थोड़ी हूँ यार, इतना बोलता रहता हूँ, कितना तेज क्लास करूँ, मशीन थोड़ी हूँ मैं। एक सेकेंड, क्या उत्तर आ रहा है, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, रॉल्फ प्रेबिस, सभी लोग का उत्तर ठीक है। देखिए प्रेबिस साहब ने ये कहा था, देखिए ध्यान समझिएगा, प्रेबिस ने ये कहा था कि जब अल्प विकसित देश या विकासशील देश, जब अल्प विकसित देश या विकासशील देश, जब अल्प विकसित देश, एक सेकेंड, रॉल्फ प्रेबिस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जब विकासशील देश या अल्प विकसित देश, विकासशील देश या अल्प विकसित देश जब विकसित देश के साथ व्यापार करते हैं, तो चूंकि विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी होगी नहीं, क्योंकि विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी होती तो वो विकासशील होता ही नहीं। तो विकासशील देश के पास क्या होता है, कच्चा माल होता है, कच्चा माल होता है। तो अगर कोई विकासशील देश दीर्घकाल तक विकसित देश को कच्चा माल निर्यात करता है, तो इसके कारण एक समय ऐसा आएगा कि विकासशील देश में कच्चे माल समाप्त हो जाएंगे और विकासशील देश के पास और कोई वस्तु निर्यात करने के लिए बचेगी ही नहीं, और उस देश में संसाधनों का संकट उत्पन्न हो जाएगा और वो देश क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। यही बात रॉल्फ प्रेबिस ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दरिद्रता जन्य विकास की अवधारणा के योगदान का श्रेय जाता है किसको, किसको जाता है भाई? और रोज क्लास होती है, रोज क्लास ज्वाइन किया करिए आप लोग। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। 7:10 पे मैं लाइव आ जा रहा हूँ, रोज आ जाता हूँ, किसी भी कीमत पे आ जाता हूँ। क्या उत्तर आ रहा है, सी जगदीश भगवती। तो देखिए दरिद्रता जन्य विकास की अवधारणा जो दिया था वो जगदीश भगवती ने दिया था, और इस सिद्धांत में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि देखिए भैया, जब कोई विकासशील देश, विकासशील देश, वही बात होगी, जब कोई विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, विकसित देश से व्यापार करता है, तो विकासशील देश के पक्ष में व्यापार शर्त नहीं होता है, क्योंकि विकासशील देश कच्चे माल का निर्यात करता है और उसे बहुत कम कीमत प्राप्त होती है, और एक समय ऐसा आता है जब इनके पास कच्चा माल समाप्त हो जाता है,
तो ये देश दरिद्र हो जाता है। अर्थात विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करने पे विकासशील देश दरिद्र हो जाता है, क्योंकि विकासशील देश के पास संसाधन खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार को व्यक्त करता है? अब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ेंगे तो क्या उन्होंने कहा था ना कि उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान है। उत्पादन की तकनीकी को उन्होंने स्थिर माना था। फिर उन्होंने क्या कहा था कि उपभोक्ता के रुचियों में अर्थात अधिमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विश्व में अधिकांश देश पूर्ण प्रतियोगिता को फॉलो करते हैं और बाजार में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, और जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि देश के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। ठीक है, देश के साधन को गतिशील नहीं बताया था, अगतिशील बताया था। अगला, कि राष्ट्रों के धन के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता के अध्ययन की अधिक आवश्यकता है, ये विचार किसने कहा था? जैसे हम लोग इस तरीके से बात करें तो भारतीय विश्व की अगर जो 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे तो उसमें भारत शामिल है, और भारत के पास पैसा भी बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, जो गरीबी रेखा के आसपास में है। क्या कारण है बताइए? तो इसी परिप्रेक्ष्य में मायर और माल्डविन ये एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ये कहा कि देखिए भैया, आप ये मत देखिए कि आपके राष्ट्र में धन कितना है, आप ये देखिए कि आपके राष्ट्र में दरिद्रता कितना है, अर्थात गरीबी कितना है। आप ये मत देखिए कि हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, कि 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए। आप ये देखिए कि आपके देश में दरिद्र का मतलब कि गरीब कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मजदूरी एवं लाभ में विलोम संबंध को सर्वप्रथम किसने बताया? किसने कहा कि मजदूरी और लाभ में विलोम संबंध होता है? चलिए भाई बताइए। नरेंद्र कुमार जी, ललिता साक्य जी, राजकुमार प्रजापति जी, जग्गू जी, चंद्रजीत यादव जी, जितेंद्र जी, अरुधति देवी जी, नौसाद अली जी, राजन सिंह जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, श्रेया गुप्ता जी, कुमारी सुंदरी जी, रितु चौहान जी, अक्षय जी, अभिषेक जी, भवानी शंकर जी। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। विकास कुमार मिश्रा जी, रोहित जी, अक्षय जी, संजय कुमार जी, सुषमा पांडे जी, सिब्बू जी, रितु जी, शुभंकर कश्यप जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, जितेंद्र जी, राजकुमार प्रजापति जी। तेजी से सबका उत्तर आ रहा है। सभी लोग का नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए ना भाई। नैना यादव जी, सुनील दुबे जी, अरुधति देवी जी, ममता शर्मा जी, राजन जी, सुनीता गुप्ता जी, ललिता साके जी, जितेंद्र जी। चलिए बताइए भाई, ए बोल रहे हैं तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं एडम स्मिथ, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो एडम स्मिथ से सबसे पहले कहा कि मजदूरी और लाभ में विलोम संबंध होगा। देखिए, मजदूरी कौन प्राप्त करेगा? तो मजदूरी जो होगा वो श्रमिक प्राप्त करेगा। श्रमिक जो होता है वो मजदूरी प्राप्त करता है। ठीक है, और लाभ कौन प्राप्त करेगा? तो जो साहसी होगा, जो साहसी होगा या जो उद्यमी होगा वो क्या करेगा? लाभ कमाएगा। तो जो साहसी होता है वो क्या करता है कि श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है, अर्थात कम से कम मजदूरी देता है। तो जब कोई श्रमिक कम मजदूरी प्राप्त करेगा तो श्रमिक अतिरेक उत्पन्न करेगा, तो इसका मतलब कि आप श्रमिक को मजदूरी कम दे रहे हैं, और जो श्रमिक अतिरेक उत्पन्न कर रहा है वही तो साहसी का लाभ हो रहा है। तो मजदूरी एक उद्यमी जितना कम देगा उतना ही लाभ उसका अधिक होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक स्कूल खोले हैं बच्चों का, आप एक छोटे से बच्चों का स्कूल खोले हैं और आप उसमें टीचर रखें, तो टीचर रखें अगर जो ज्यादा उनको सैलरी देंगे तो आपके लाभ में कमी आएगी, कम देंगे तो आप लाभ ज्यादा कमाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, किसने कहा? सर्वेश कुमार जी, जग्गू जी, अरुण दत्ती जी। ठीक है,
सिलेक्शन लेके आइए, पूरा इंटरव्यू आपका ले लूंगा, है ना। क्योंकि यहाँ से जो सिलेक्शन लेके जाते हैं ना, वो फिर भाग जाते हैं। उनके उनके दिमाग में अन्य प्रकार की चीजें आने लगती है। नई जगह पे भैया विद्यालय अलाट हुआ है, रहना खाना उनके लिए एक अलग समस्या होती है। जो सिलेक्शन लेता है वो भाग जाता है कहीं ना कहीं। बीच बीच में लोग फ़ोन करते हैं कि सर यहाँ पे हैं। चलिए बताइए कि जितने नाम बदल के आ रहे हैं, अब किसी का नाम नहीं लूंगा। ये जो नाम बदल के आने वाले हैं, इनका नाम अब नहीं लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने भी डी बोलेंगे, हैबरलर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, ये बात कही गई थी हैबरलर के द्वारा। हैबरलर ने कहा था कि भैया जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से व्यापार करता है तो उससे देश का विकास होता है। अगला, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और अपने सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में फंसे होते हैं। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स में दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, इसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको करंट की भी क्लासेस दी जा रही है, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन्हें ठीक से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहाँ पे अवेलेबल होगा। कोर्स को परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स से हटा दिया जाएगा, हमेशा आप कोर्स में बने रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और जब आप कोर्स परचेज करिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में 4.0, 5.0, बिहार में सेट बेट का बैच मिल जाएगा। वर्ग वन, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।